नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर फैसले ने वोटर लिस्ट और नागरिकता को लेकर अब नई बहस छेड़ दी है। वहीं सीबीएसई का ओएसएम सिस्टम शिक्षकों के निशाने पर है, तो रिजल्ट को लेकर राहुल गांधी ने एसआईटी जांच की मांग कर दी है। बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत के सुर तेज हैं। काकोली घोष के इस्तीफे से हलचल तेज हो गई है। उधर तमिलनाडु के नए सीएम विजय ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर बड़े बड़े मुद्दे उठा दिए। साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर फैसला, वोटर लिस्ट में नाम ना होने से खतरे में नागरिकता। जयराम रमेश ने एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बंगाल में ममता को झटका, काकोली घोष ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। तमिलनाडु सीएम विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात कर कई अहम मुद्दे उठाए। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर दिल्ली में 1 जून से होगी अहम वार्ता। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जो फैसला सुनाया है, उसके मुताबिक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी नागरिकता अब खतरे में पड़ गई है। चुनाव आयोग के एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सही ठहराया, बल्कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने एक ऐसी बात कह दी जो सीधे आपकी नागरिकता से जुड़ती है। अदालत ने साफ साफ कहा है कि वोटर लिस्ट बनाते या सुधारते समय चुनाव आयोग के पास नागरिकता से जुड़े सवालों की जांच करने की पूरी शक्ति है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का फैसला केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए होगा, ये अंतिम नागरिकता खत्म नहीं करेगा। लेकिन आयोग किसी भी नागरिकता से संतुष्ट नहीं होता तो मामला अंतिम फैसले के लिए केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी को भेजा जाएगा। और जब तक केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी नागरिकता अधिनियम के तहत कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक नागरिकता का दावा खत्म नहीं माना जाएगा। और इसी पर बवाल मचा हुआ है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटा तो नागरिकता पर संदेह हो जाएगा, फिर केंद्र सरकार फैसला करेगी कि आप नागरिक हो या फिर नहीं, यानी वोट कटना नागरिकता पर सीधा सीधा खतरा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में शासन को लेकर जनता के बीच गुस्सा और नाराजगी बढ़ती जा रही है और सरकार इस दबाव से बचने के लिए वोटर लिस्ट में बदलाव के जरिए चुनावी संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक ये पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों में, खासकर बंगाल और बिहार में, वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर सूची से हटाए जा रहे हैं और फिर उन्हें एक ऐसे अपील सिस्टम में भेज दिया जाता है जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल और लगभग बेअसर है। जयराम रमेश का कहना है कि पहले नाम हटाए जाते हैं और बाद में सवाल पूछे जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब खुली बगावत शुरू होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करती रहेंगी। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे के पत्र में पार्टी के भीतर सहयोग न मिलने, एक सांसद के कथित अभद्र व्यवहार और सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने आरजीकर केस, राशन घोटाले और शिक्षा घोटाले जैसे मुद्दों के हैंडलिंग पर भी नाराजगी जताई। हाल ही में वो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में भी शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें और तेज हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में इसे टीएमसी के भीतर पहली और बड़ी बगावत माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को लेकर अब दिल्ली में बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है। 1 जून से 4 जून तक नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच अहम बैठकें होंगी, जिनमें अंतरिम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके चीफ नेगोशिएटर करेंगे। बातचीत में मार्केट एक्सेस, निवेश बढ़ाने, कस्टम नियम आसान बनाने और व्यापार में आने वाली गैर टैरिफ बाधाओं जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले अप्रैल में भारतीय टीम वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिए थे कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला व्यापार समझौता हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने इस संभावित ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग कर दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विजय ने प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें तमिलनाडु से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए गए। पीएम से बातचीत में उन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में पहले तमिलनाडु का राज्य गीत गाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक के मेघदातु प्रोजेक्ट पर भी कड़ा विरोध जताया और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताया।
विजय ने केंद्र से आग्रह किया है कि इस परियोजना को सभी राज्यों की सहमति के बिना आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कावेरी जल विवाद से जुड़ा बहुत संवेदनशील मामला है। इसके अलावा उन्होंने रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी मुद्दा उठाया और डीआरडीओ की एएमसीए और सीएबीएस परियोजनाओं में कुछ सुविधाएं तमिलनाडु में स्थापित करने की मांग की। इसे राज्य में रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि श्रीलंका में गिरफ्तार तमिलनाडु के मछुआरों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा और बताया कि अभी 58 मछुआरे जेल में बंद हैं और 288 नावें जब्त की जा चुकी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इनके जल्द रिहाई के लिए कूटनीतिक कदम उठाने की अपील की। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम पर शिक्षकों ने उठाए सवाल। सीबीएसई रिजल्ट में धांधली का आरोप, राहुल का एसआईटी जांच की मांग। गर्मी पर मोदी की अपील, खड़गे बोले बीजेपी से कैसे बचे। आसाराम को हाईकोर्ट से आंशिक राहत, उम्र कैद बरकरार। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांचने के डिजिटल सिस्टम ओएसएम पर अब खुद शिक्षक ही सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि सीबीएसई ने बिना पर्याप्त तैयारी और बड़े स्तर के ट्रायल के इस सिस्टम को पूरे देश में लागू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी के कई सदस्यों ने सुझाव दिया था कि ओएसएम सिस्टम को पहले अलग अलग रीजनल ऑफिसों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाए, लेकिन बोर्ड ने ऐसा किया नहीं। इसके बजाय जनवरी में दिल्ली के सिर्फ 5 स्कूलों में 100 शिक्षकों के साथ 2 दिन का छोटा सा ड्राई रन कराया गया और उसके बाद इसे देश भर में लागू कर दिया गया। इस ड्राई रन में शामिल कई शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्होंने अधिकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सिस्टम को लागू करने से पहले 1-2 साल की ट्रेनिंग और तकनीकी सुधार जरूरी है। शिक्षकों का कहना है कि मार्च में शुरू हुई असली कॉपी जांच के दौरान कई लोग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखते हुए ही छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांच रहे थे। सीबीएसई ने 9 फरवरी को ओएसएम सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, जबकि बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो गई थी। इसके बाद कुछ वेबिनार और डेमो जरूर कराए गए, लेकिन शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों का कहना है कि इतने बड़े बदलाव के लिए ये तैयारी काफी नहीं थी। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर गड़बड़ियों की शिकायत पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईटी जांच की मांग कर दी है। राहुल का कहना है कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं और मोदी जी हमेशा की तरह ना जवाब, ना जिम्मेदारी, ना शर्म। राहुल ने दावा किया कि जिस कंपनी कोएम्प्ट को ये जिम्मेदारी मिली वो पहले ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नियत नहीं और फितरत भी वही है। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल का कहना है कि ये सिर्फ गलती नहीं, ये सोचा समझा षड्यंत्र है। राहुल ने सवाल उठाया कि कोएम्प्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों दिया गया और किसके कहने पर दिया गया। कौन कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया। कोएम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनकी बेटी से जुड़े ठिकानों पर चल रही कार्रवाई के बीच सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। जब अधिकारी छापेमारी के बाद वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उस पर ईंट, पत्थरों और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान गाड़ी के शीशे भी टूट गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी में महिला अधिकारी भी मौजूद थी। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों और पुलिस को हालात नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर में सुबह से ही भारी तनाव का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में सीपीआई-एम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि ईडी की ये कार्रवाई कुल 10 ठिकानों पर एक साथ की गई, जिसमें पिनराई विजयन का तिरुवनंतपुरम स्थित घर, उनका कन्नूर स्थित पैतृक आवास और उनके दामाद व पूर्व मंत्री मोहम्मद रियाज का घर भी शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हीट वेव को लेकर की गई अपील पर पलटवार करते हुए महंगाई का मुद्दा उठाया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गर्मी तो झेल लेंगे, लेकिन भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा कि अपनी सरकार की लूट पर कभी कुछ तो बोलिए मोदी जी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देश भर में बढ़ते तापमान और हीट वेव की स्थिति को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वो जितना हो सके उतनी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वो खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। पीएम मोदी ने कहा कि इस भीषण गर्मी में इंसानियत और संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है, इसलिए अपील की कि अगर संभव हो तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं।
दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने आंशिक राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने गैंग रेप, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से जुड़े कुछ आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि नाबालिग से रेप के मामले में उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी और इस सजा में कोई राहत नहीं दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए आसाराम को आईपीसी की धारा 376 डी यानी गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 5G6 के तहत लगे सामूहिक यौन उत्पीड़न के आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आपराधिक साजिश से जुड़ी आईपीसी की धारा 120B के आरोप भी हटा दिए। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया है कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पहले सुनाई गई उम्र कैद की सजा पूरी तरह कायम रहेगी, यानी आसाराम को जेल की सजा काटनी ही होगी। फिलहाल आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। कुछ ही दिन पहले उनकी तबीयत को देखते हुए अदालत ने उन्हें अस्थायी राहत दी थी और अब सोमवार को उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए और ज्यादा बढ़ा दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.